न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। पेश खबरों की तफसील। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंद पाक अफवाज के माबेन कशीदगी का माहौल लगातार जारी है, जिस दौरान पूंछ में शदीद गोलाबारी से एक फौजी जवान जाँ भाग जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। फौज का कहना है कि पूंछ के मनकूट सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने नाजंग मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए फौजी चौकियों को निशाना बनाया, जिस दौरान छोटे हथियारों के साथ साथ बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में एक फौजी जवान शहीद और दूसरा जख्मी हुआ है। जख्मी हालत में अगरचे उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की जंग हार गया, जबकि दूसरा अस्पताल में जेर इलाज है। फौज की तरफ से पाकिस्तानी गोलाबारी का भरपूर जवाब दिया गया, जबकि दोनों अफवाज की गोलाबारी से सरहद के नजदीक रिहाइश पजीर लोग खौफ और डर की वजह से घरों में सहम कर रह गए। शिरोमणि अकाली दल की क़यादत में किसानों ने अमृतसर से एक एहतजाजी मार्च निकाला। इस मौके पर एहतजाजी लोगों का कहना था कि वो गवर्नर को एक मेमोरेंडम पेश करेंगे और मरकजी सरकार और सदर हिंद से भी दरख्वास्त की जाएगी कि पार्लियामेंट का इजलास दोबारा बुलाया जाए ताकि नए ज़री कानून को वापस लिया जाए। उधर किसानों ने शिकायत की है कि मंडियों में फसल न खरीदे जाने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्होंने एहतजाज भी किया है। एक भी दाना रह गया मैं इस्तीफा दे दूंगा, वरना बहुत बड़े फार्म वाले मरी भी इनके प्रोग्राम के अंदर जागा इन्हें जरूर क्वेश्चन करो, अग्गा बैठना पड़ेगा, फड़ का काम नहीं चलेगा। मकान देनी जाम लगाया है पिछले 25 दिन से किसान मंडी के अंदर अपनी फसल लेकर बैठा है। आज तक एक भी दाना इस सरकार ने नहीं खरीदा। जो वादे करते थे कि किसान कहीं फसल ले अगर बेच सकता है, लेकिन ये तो जहाँ पर फसल लेकर आते हैं वहीं भी नहीं बिक रही, और तो कहाँ लेकर जाएंगे। इनके खोखले वादे हैं, उनके लिए यही फिर और कोई हमारे पास कुछ रह नहीं गया जाम लगाने के बिना। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि सरकार हमारी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या किसान को अपने हाल पर छोड़ना चाहती है। आप सबको अपनी मंडियों के सामने प्रदर्शन करना है। उसी के तहत कड़ी के तहत पूरे हरियाणा में आज जब तक धान की खरीद शुरू नहीं होगी तब तक इसको सरकार बोल रही है। कल टीके दास जी के साथ गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी की मीटिंग हुई थी, भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी से हैं, तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम मान रहे थे कि जैसे परंपरागत तरीके से खरीद होती है वैसे ही खरीद शुरू करते हैं। हम काट लगवाने के लिए तैयार थे, और कल गृह मंत्री जी बयान दे देते हैं कि दाना दाना खरीदा जा रहा है। उन्हीं के गृह क्षेत्र के अंदर नहीं खरीद हो रही है। वो आकर मंडी में हालात देखें किसानों के। मोड़ा मंडी में, अम्बाला अनाज मंडी में एक भी दाना अभी तक खरीदा नहीं गया है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अध्यादेश लेके आई और जल्दबाजी में बिना विपक्ष को विश्वास में लिए, बिना किसान संगठनों से बात किए, तीनों विधेयकों को पास करके कानून बनाया गया, जो कि दूर दूर तक किसानों का हित कहीं दिखाई देता नहीं जा रहा, जिसकी वजह से माननीय अखिलेश यादव जी, पूरी समाजवादी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और ये काला कानून है, ये किसानों के हित में नहीं बल्कि उद्योगपतियों के हित को देख करके बनाया गया है। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 315 तलबा को तालीम के लिए दोबारा पाकिस्तान जाने की इजाजत दी है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 315 तलबा को अमृतसर में 18 वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजों में दोबारा तालीम जारी रखने की इजाजत दी है। एक सरकारी जरा का कहना है कि हुकूमत हिंद ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर 315 तलबा को पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजों में दोबारा तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान जाने की इजाजत दी है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने के लिए मजीद बेहतर इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां शुरुआती दौर में मुल्क को हिफाजती किट्स बैरून मुल्क से लानी पड़ी हैं, वहीं अब आत्मनिर्भर भारत के तहत मुल्क में हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं और पहले के मुकाबले सूरत हाल मुख्तलिफ है। आत्मनिर्भर भारत का, और ये आत्मनिर्भर भारत इसका एक प्रकार से ट्रेलर
कोविड के कष्टदायक समय में भी भारत के लोगों ने अपनी योग्यता और क्षमता को दिखा दिया कि तकलीफ में भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम पीपीई बना देंगे, इतनी मात्रा में बना देंगे कि पहले इंपोर्ट करते थे अब हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। पहले हम इंपोर्ट करते थे, पहले शुरुआती दौर में किट्स को, तो अब हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। हम वेंटिलेटर्स इंपोर्ट करते थे, आज हम वेंटिलेटर्स भारत में बनाकर 25 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स उसको एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कुछ दवाइयाँ तो 140 देशों को हमने कोविड के काल में एक्सपोर्ट की हैं। यानी भारत में आत्मनिर्भर भारत जो है, ये केवल कोई प्रधानमंत्री जी का कोई स्लोगन या कोई सपना नहीं है, ये वास्तव में इम्प्लीमेंट हो सकता है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने, जैसे आज का कार्यक्रम विशेष रूप से रूरल टेक्नोलॉजीज़ और गांवों के संबंध में समर्पित है, उस दिन मैंने CSIR के फाउंडेशन डे पर भी ये बात कही थी कि थोड़ा समय लगाकर 1 महीना 15 दिन सारे देश में सभी ये संबंधित लोग अच्छी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद जहां 75,000 के पार हुई है, वही 24 घंटों के दौरान मजीद 17 की मौत वाक़ा हुई है, जिसके साथ ही मरने वालों की कुल तादाद 1181 पहुंच चुकी है। उधर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में अगरचे अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों के लिए बेहतर तिबी सहूलियात बहाम रखने की यकीन दहानी की है, ताहम मरीजों की लगातार शिकायत मौसूल होने के बाद भी अस्पताल इंतजामिया लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। अस्पताल में अगरचे नए वेंटिलेटर भी लाए गए, ताहम उन्हें इस्तेमाल में न आने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जहां मरीजों की शिकायत है कि वहां पर अगरचे वेंटिलेटर लाए गए, ताहम उन्हें इस्तेमाल में नहीं लाया गया, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद तफसीलात के लिए जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रियंका गुप्ता। प्रियंका, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस हवाले से, जहां एक तरफ सरकार का मानना है कि जम्मू मेडिकल कॉलेज जहां शिकायतें पहले मौसूल हो रही थी, वहां पर जो तिबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना, दूसरी तरफ वेंटिलेटर लाए गए लेकिन उन्हें अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। बिल्कुल गौहर, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जीएमसी की एक बहुत खास बात देखने को मिल रही है, चाहे वहां के मरीज हो या फिर मुलाजिमों की जान हो, दोनों ही ऊपर वाले के भरोसे है। क्योंकि लगातार अपनी कमियों की वजह से जीएमसी जिस तरह से सुर्खियों में है, उसके बाद देखा जा रहा है कि प्रशासन अभी भी सोया हुआ है, अभी भी वो नींद से जाग नहीं रहा है। क्योंकि सबसे पहले हम वेंटिलेटर्स की बात करेंगे। हालांकि पीएम केयर फंड के अंडर जो वेंटिलेटर्स आए हैं, उन्हें अभी भी शो पीस की तरह रखा गया है, या फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जो आईसीयू है वहां पर उन वेंटिलेटर्स को रैक की तरह यूज किया जा रहा है। आप साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हैं किस तरह पर वहां पर सामान उस पर रखा गया है, बॉटल्स उस पर रखी गई हैं, तो उन वेंटिलेटर्स को रैक की तरह यूज किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर गोहर, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वहां के जो मरीज हैं लगातार अपना दम तोड़ रहे हैं वेंटिलेटर्स की कमी के कारण। क्योंकि आप साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हैं कि जिन पेशेंट्स को, जो क्रिटिकल जो पेशेंट्स हैं, उनको जहां पर वेंटिलेटर्स की जरूरत है वहां पर उनको एम्बू बैग दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है जिनको वेंटिलेटर्स नहीं मिले, और एम्बू बैग से कोशिश की गई उनका जो है इलाज करने की, और उसके बाद उन्हें दम तोड़ दिया। और जो महिला की वीडियो आप साफ तौर पर देख रहे हैं, इस महिला ने भी हाल ही में अपनी जान गंवाई क्योंकि इसको वेंटिलेटर की जगह एम्बू बैग दिया गया। वहीं पर दूसरी ओर गोहर, बहुत सारी कमियां हैं। ऑक्सीजन प्लांट पहले से ही वहां पे नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी वहां पर पूरी नहीं पड़ रही है, वेंटिलेटर्स वहां पर नहीं है, सीनियर डॉक्टर्स वहां पर पेशेंट्स को देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। और मुलाजिमों की बात करें, जिस तरह से हमने पहले भी स्टोरी दिखाई थी कि जो कोविड-19 की वहां पर सैंपलिंग ले रहे हैं, टॉर्च के जरिए ले रहे हैं, लाइट की सुविधा नहीं है, पीपीई किट्स नहीं दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात, इमरजेंसी वार्ड में हमने देखा, और साफ
खास तौर पर हमारे दर्शक भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इमरजेंसी वार्ड पर जो पीपीई किट डॉक्टर पहनते हैं किस तरह से वहां पर बिखरी पड़ी हुई है और कितनी बड़ी दावत है कोविड-19 को अगर खुद ही डॉक्टर्स ऐसे करेंगे, क्योंकि पेशेंट्स तो वहां पर पीपीई किट्स डालकर नहीं आते हैं, आते तो डॉक्टर्स ही हैं और इस तरह से इमरजेंसी वार्ड पर जमीन पर इस तरह से पीपीई किट्स का बिखरना बहुत बड़े खतरे को जो है वो दावत देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका गुप्ता। ये थी जम्मू से प्रियंका जो तफसीलात फराम करी थी, जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर अगरचे वहां पर प्रधानमंत्री जो केयर फंड है उसके हवाले से वहां पर जो है वेंटिलेटर भी फराम किए गए, ताहम उन्हें अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया, जिसकी वजह से अस्पताल के अंदर जो मरीज है कोविड मुतासरीन है उन्हें कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब बात रामबन की करते हैं। रामबन के लोगों ने भी शिकायत की है कि इलाके में कायम अस्पताल में तिबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अस्पताल की हालत 35 साल बाद भी नहीं बदली है, जबकि डॉक्टरों और दीगर बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जहां उनका मानना है कि नासरी से जवाहर टनल तक शाहरा पर सड़क हादसा के दौरान अस्पताल में अगरचे जख्मियों को लाया जाता है, ताहम अस्पताल के अंदर तिबी सहूलियात और तिबी अमले की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने आज से पहले बहुत मरतबा यहाँ मीडिया में दिया, लेकिन अनसुनी होती है, सरकार सुन नहीं रही है। यहाँ पर ट्रॉमा की पूरी फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की पूरी फैसिलिटी नहीं है, पूरे डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, अच्छे फिजिशियन यहाँ नहीं है, अच्छे यहाँ पर वो हमारे वो लेडी डॉक्टर नहीं है, और ख़ासकर आर्थो ये एक्सटर्नल एरिया है, तो यहाँ पर ट्रॉमा हॉस्पिटल है, यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं। एक्सरे के लिए 4 दिन लगते हैं। ये एक लड़का खड़ा है, इसके बाजू को फ्रैक्चर हुआ, 4 दिन से इसको रिपोर्ट नहीं मिली एक्सरे की। हम तो पहले देसी एक्सरे अभी दस्ती बनाते थे, 50 रुपया दिया या 100 रुपया प्राइवेट दिया तो एक्स्ट्रा मिलता था। इन्होंने कहा नहीं जी आज ये डिजिटल है, आज ये रिपोर्ट इसको कंप्यूटर से आएगी, ये ऑनलाइन आएगी, फिर कभी नेट चला जाता है, तो इतनी मुश्किल बढ़ चुकी है। अब निराश हो चुके हैं लोग यहाँ आने से। हम अपील करते हैं आपके इस चैनल से कि अगर ये खबर लग जाती है तो गवर्नर जम्मू कश्मीर जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी वो इस पहाड़ी इलाके में रामबन की तरफ ख्याल करें। यहाँ के लोगों को कोई भी नहीं है, वो सीधे रेफ़र कर देते हैं चाहे जम्मू या श्रीनगर। इसकी वजह से यहाँ के लोग जो है बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ की एग्रेरियन सोसाइटी है, लोग गरीब है, गाँव के रहने वाले हैं और इनको अक्सर यहाँ तो जम्मू जाना पड़ता है या श्रीनगर जाना पड़ता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, नेशनल हाईवे भी आप देख रहे हो, नेशनल हाईवे का क्या हाल है। हमारी हर वक्त आए दिन वो कोई दिन नहीं होता है जिस दिन एक्सीडेंट नहीं होता है, और हर वक्त जो हमारा जो प्राइम लोकेशन है वो हमारा अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर कभी भी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुई और कितनी जानों का ज़िया हुआ और शायद इसकी तलाफी जो है कभी नहीं हुई है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए सीधा रामबन चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं नदीम इकबाल। नदीम, जिस तरह से वहां पर लोगों की शिकायत है कि अस्पताल के अंदर ना ही तिबी अमला है, ना ही तिबी सहूलियात है, जो जदीद दौर की मशीनें हैं, चाहे एक्सरे मशीनें या दीगर जो मशीनें वहां पर नस्ब नहीं की जा रही हैं, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल गौहर साहब, जिस तरह से हम बात करें रामबन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, अपने अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट के अंदर की हम बात करें, जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो लोगों को उस तरह की नहीं मिल पा रही है जिस तरह के दावे किए जाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मुतालिक कुछ लोगों की साउंड बाइट्स जो लोगों ने देखी, हमारे व्यूअर्स ने देखी, जो रामबन के लोग हैं वो इस सबसे बखूबी वाकिफ है, क्योंकि रामबन के अंदर जहां एक तरफ स्टाफ की कमी है, वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। कहीं न कहीं अगर कुछ यहाँ पे लेबोरेटरीज में कुछ मशीनें तो अवेलेबल है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि गुज़श्ता 1-1.5 साल से वो मशीनें फंक्शनल नहीं हो पाई है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो हॉस्पिटल के जो हम सुप्रिटेंडेंट की बात करें या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर रामबन की बात करें, शायद उनकी अदम तवज्जो ही रही है कि 1 साल या 1.5 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी उन मशीनों को फंक्शनल नहीं हो पाया कर सके। क्योंकि अगर हम बात करें जो अल्ट्रासाउंड मशीन की बात करें तो वो यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं हो रही है, सिटी स्कैन की बात करें वो सब चीजें यहाँ पे नहीं हो रही है। अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रामबन सेक्टर की बात करें, क्योंकि हाईवे पर जब हम देखते हैं अगर मौसम खराब होता है तो जम्मू और श्रीनगर जाना काफी मुश्किल हो जाता है, जैमिंग लगे रहती है, रोड बंद रहते हैं, तो लोगों के लिए एक वाहिद तिबी मरकज जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन का रह जाता है, लेकिन वहां पे वो सब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। दूसरी तरफ क्योंकि जब पसिया गिरती है तो रोड बंद होता है, और हमने देखा है कि इस दौरान कहीं गाड़ियों को पत्थर भी बढ़ते हैं, जहां कुछ लोग अपनी जाने गवा बैठते हैं और कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी वो फर्स्ट एड नहीं मिल पाती
जो एक हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर ये कहे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर के हालात इस वक्त उस तरह के नहीं है जिस तरह के होने चाहिए थे। एक तरफ अगर सरकार के दावों की बात करें, दूसरी तरफ हम जिला अस्पताल रामबन की जब हालत देखते हैं तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये दावे जो हैं खोखले और लोगों को बिल्कुल फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है। चाहे रामबन से नदीम इकबाल जो बात कर रहे थे, जहां डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन के अंदर मरीजों के लिए जहां तबी सहूलियात होनी चाहिए, ताहम मरीजों की शिकायत है कि वहां पर तिबी अमले के साथ साथ तिबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें निजी क्लिनिकों का रुख करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल और उधमपुर अजला के बगैर जहां सभी अजला में 2G इंटरनेट खदमात इस्तेमाल की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मवासलाती कंपनियों की जानिब से वादी के सारिफीन को लूटने का सिलसिला जारी है। 2G इंटरनेट सर्विस देकर 4G खदमात के पैसे सारिफीन से वसूल तो किए जा रहे हैं, जो कि मवासलाती एक्ट 2004 की खिलाफ वर्जी है। वादी कश्मीर में गुज़श्ता बरस अगस्त से अगरचे 4G इंटरनेट सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है और सारिफीन को 2G खदमात ही मुयसर है, ताम मवासलाती कंपनियां 4G की फीस बराबर वसूल कर रहे और अब तक वादी कश्मीर के सारिफीन से करोड़ों रुपए इजाफी रकम वसूल की जा चुकी है। सारिफीन का कहना है कि इस जदीद इंटरनेट दौर में तेज रफ्तार इंटरनेट की सहूलियात से सारिफीन को महरूम रखना इंसानी हुकूक की सरासर खिलाफ वर्जियां और मौजूदा दौर में इंटरनेट से मुस्तफीद होना हर इंसान का हक बन गया। ताम वादी के लोगों को इससे भी महरूम रखा जा रहा है। रहने वाली करारियार श्रीनगर में राबता सड़क की खस्ता हालत की शिकायत करते हुए इलाके के लोगों का कहना है कि सड़क की नागुफ्तवा हालत की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि सड़क की हालत इस कदर खस्ता हो चुकी है कि पैदल चलना महाल हो रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से बारिशों के दौरान राबता सड़क पर चलना और भी दुश्वार होता है। उन्होंने अब आला हुक्काम से अपील की है कि सड़क और ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत की जाए ताकि आवाम की मुश्किलात दूर हो सके। यहाँ पे हल्की सी बारिश आती है तो पूरे आप देख सकते हैं कि ये रोड जो पूरा फ्लो होता है पानी से, अंदर दीवारों के अंदर पानी चला जाता है, लेकिन आज तक कोई भी हुक्मरान टस से मस नहीं हुआ। बहुत से हमने अर्जी की हुक्मरानों को, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब भी हल्की सी बारिश आती है या आगे इनका पंप का फ्लो ऊपर होता है तो पूरा रोड भर जाता है। ये मेहरबानी करके हम आपकी वसादत से ये कहना चाहते हैं हुक्मरानों को कि मेहरबानी करके इसमें जरा तवज्जो करिए। प्रेमनगर ढोड़ा में पुल की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए मकामी लोगों का कहना है कि साल 1966 के दौरान अगरचे इलाके में एक लकड़ी का पुल बनाया गया, ताहम पुल की खस्ता हालत की वजह से न सिर्फ पुल टूटने का खतरा है बल्कि कसीर आबादी का राबता भी मुनक़ता हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि पुल की मरम्मत करने के अलावा नया पुल तामीर किया जाए ताकि आवाम के मुश्किलात दूर हो सके। इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई, उस वक़्त सादिक साहब थे पीएम, उसी साल थे वो 1965 में पीएम होते थे, पहले फिर सीएम बने थे। सीएम बनकर यहाँ पर आए, उनकी गाड़ी जो थी जीप थी, गाड़ी कार के सिस्टम में पार तक आई तो हम लोगों ने उनको बड़ा इस बात किया, स्वागत किया कि पुल की ओपनिंग सेरेमनी की। उसी वक्त हमने उनको बताया था ये लकड़ी में बना हुआ है तो इसको मोटर ब्रिज में, कहने लगे इसको हम मोटर ब्रिज में बना देंगे कुछ अरसे के बाद। तो उस वक्त उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी की। अब 54 साल हो चुके हैं इस पुल को बने। हमारे डोडा के लोकल R&B के रह चुके हैं अब्दुल मजीद वानी साहब, अभी वो इस इलाके में आए सर जी, कई दफ़ा आए। तो किस तरह के वादे आपके साथ किए? वादा किया कि इसको बनाएंगे, लेकिन बनाया नहीं। फिर उसके बाद डीसी साहब जो साहब का इस वक्त डीसी साहब पिछले साल ही आए थे, वो उनको हमने सभी प्रेमनगर वासियों ने दिखाया, कहते इसको हम कन्वर्ट करेंगे लोहे में। वो भी आए, उन्होंने वादा किया लेकिन किया नहीं। फिर इस स्कूल पर खचरें चलती है, कभी बच्चे बीच में आती, इतनी प्रॉब्लम्स की इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि ये टूट चुका है। किसी वक्त भी इस पुल से कोई हादसा होने का खतरा है, कहीं जाने का खतरा है। कई
हुकूमत की जानिब से जहां चंद रोज कबल ज़रिए कानून पास किया गया है, जिसके साथ ही किसानों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया जा रहा है, वहीं पर हुकूमत की जानिब से काश्तकारी करने वाले लोगों को राहत पहुंचाई गई है। हाल ही में हुकूमत की जानिब से एक बिल लाया गया जिसके तहत किसान किसी भी मंडी में मेवा फरोख्त कर सकते हैं। जनूबी कश्मीर में भी मेवा सन्नत से वाबस्ता अफराद ने इंतजामिया के इस फैसले को खुशाइन कदम करार दिया है, जिसके तहत उन्हें अपनी मर्जी से मेवा मंडियों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा और सालाना आमदनी दुगनी करने का मौका होगा। हमारा जो सेब का सिस्टम है बिल्कुल बिगड़ चुका है। मोदी को हटाओ। अगर इज्जत कौन कितना साइड में बोल अच्छे है मोदी को गुजार की मोटर है एरिया शायद मगर एकदम जाती रहती है हवा। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने ये बिल पास की हैं तो इसके लिए हम इसकी खैर मकदम करते हैं। इससे हमारी जो सेब की जो पैदावार है हम उसको किसी भी जगह किसी भी रेट में बेच सकते हैं। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। बिकता है। ये जो गवर्नमेंट ने बिल पास किया है इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हम अपना माल कहीं भी बेच देंगे जहाँ से हमारा ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ तो बहुत सारा ये तो सेबों का बागों का गाढ़ माना जाता है। यहाँ तो सबसे ज़्यादा सेब निकलता है हमारे साउथ कश्मीर में। यहाँ तो बहुत सारे लोग इसमें चाहे लेबर से लेके ट्रांसपोर्ट है, बाकी बागात के मालिकान सब इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इसमें जहाँ तक बिल के हवाले की बात है तो अब फार्मर जो है ना उसकी अपनी चॉइस रहेगी कि वो कहाँ पे अपना जो है अपना प्रोड्यूस को सेल करेगा। तो ओपन है तो डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि ये एक फार्मर फ्रेंडली है। फार्मर की चॉइस रहेगी कि वो अपना प्रोड्यूस कहीं पर भी जाकर वो बेच सकता है, अपनी मर्जी से बेच सकता है। ऐसा नहीं है कि जो है पहले दाम जो फिक्स होते थे वो मंडी के अंदर होते थे कि भाई इसका ये रेट है तो यही रहेगा। 4 लोग बैठे 10 लोग बैठेंगे, फिक्स किया रेट तो ये होगा। अब फार्मर की चॉइस है कि फार्मर अपनी प्रोड्यूस जो है वो कहाँ पे जाके बेचता है। तो डेफिनेटली जो है ये फार्मर के लिए एक बूस्टिंग फैक्टर है जो उसको जो उसकी लागत जो उस पर लगा रहा है और जो बेनिफिट उससे वो ले रहा है तो डेफिनेटली एक अच्छा बेनिफिट जो है वो फार्मर को मिलने वाला है इससे। जिला पुलवामा की हम बात करेंगे तो तकरीबन हमारे जो 70,000 जो फैमिलीज हैं जो इस काश्तकारी से वाबस्ता हैं। ये फैमिलीज की बात करूं मैं 70,000 फैमिली, ठीक है, मतलब लाखों लोग जो है इस सेब की या डिफरेंट फ्रूट्स की काश्तकारी से जो है जिला पुलवामा के अंदर वाबस्ता है। 2 रोज कबल कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के इम्तिहानी नताइज का ऐलान हुआ है, जबकि जम्मू सूबे के साथ साथ वादी कश्मीर से भी नौजवानों ने KS इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। कामयाब उम्मीदवारों में शुमाली कश्मीर के सोपोर कस्बे की शाफिया मकबूल भी है, जिन्होंने 13वां रैंक हासिल कर नुमाया कामयाबी हासिल की है। शाफिया ने इस कामयाबी का सहरा अपने वालिदैन के सर बांधा, जिनके मुताबिक उन्हें बचपन से ही इंतजामिया का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने साल 2018 के KS उम्मीदवारों की सिलेक्शन लिस्ट का ऐलान किया, जिसके तहत 194 उम्मीदवारों में से 70 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। मेरा आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद मैं गेट की प्रिपरेशन करी थी एंड मैंने गेट क्वालिफाई किया। उसके बाद मेरा MTech का प्लान था, लेकिन मैंने बीच में ही स्किप किया क्योंकि मेरे पापा का था कि मैं KS और IAS के लिए जाऊं, तो उस वजह से मुझे मोटिवेशन थी। और मेरा पहले से खुद भी था, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी इंटरेस्ट था पहले से। मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती थी, उस वजह से मुझे पहले से कुछ इंटरेस्ट था इस चीज़ में, तो इस वजह से मैंने ये कंटिन्यू। मैं तो यूथ से यही अपील करती हूँ कि आप पढ़ो, बहुत पढ़ो। मेहनत कभी वेस्ट नहीं, हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाती है। आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है। और नॉलेज हमेशा कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाती है, मैं यूथ से ये कहती हूँ। और जितनी भी चैलेंजेस है उनको कोप करना ज़रूरी है, तभी आप बहुत आगे बढ़ सकते हो जब आप इन चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ोगे। मैं तो IAS के लिए पढ़ रही थी पहले, बट इसकी वजह से मैंने वो बीच में डिसकंटिन्यू किया था, तो इंशाल्लाह मैं IAS के लिए।
शरफुर पट्टन से ताल्लुक रखने वाले 12वीं जमात के आर्टिस्ट मुनीब भट्ट ने 1.5 सेंटीमीटर के पत्थर पर खाने काबा का नक्श बनाकर लाखों लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। मुनीब का एक कारनामा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। मुनीब भट्ट को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने की जरूरत है। मुनीब भट्ट ने आज तक बेशुमार मुसव्वरी के लाजवाब और खैरान को नमूने बनाए, जहां अब इसने 1.5 मीटर के पत्थर पर अपने फन का मुजाहरा किया और पत्थर के साथ साथ सफेदे के एक पत्ते पर भी खाने काबा का नक्श बनाया। जम्मू कश्मीर के नौजवानों की जहां हम बात करेंगे, बिल्कुल यहाँ के नौजवानों में एक ऐसा हुनर है जो मुझे लगता है कि अगर दुनिया की हम बात करें, दुनिया के नौजवानों में शायद ऐसा हुनर नहीं होगा। बिल्कुल आज हम उस बंदे से यहाँ पे आपको मिलाएंगे जो शिरपोरा पट्टन से यहाँ पे ताल्लुक रखता है, जिसने 1.5 सेंटीमीटर पत्थर पर यहाँ पे खाने काबा बनाया। बिल्कुल वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हम इससे बात करेंगे। जी आपका वेलकम है मुनीब साहब हमारे गुलिस्तान चैनल में। मेरा नाम मुनीब है, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ और मैं हर किस्म के आर्ट वर्क्स बनाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो मैंने आर्ट वर्क बनाई है, ये मैंने 1.5 सेंटीमीटर के पत्थर पे बनाई है और ये जो आर्ट वर्क है ये आई थिंक फेसबुक पे 15 मिलियन पीपल रीच, 15 मिलियन लोगों तक पहुंची और ये बहुत। मुनीब साहब इसके बाद हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे कि आपने क्या क्या यहाँ पे बनाया है। पहले मुझे बताएं कि जो ये आर्ट है, जो आप में ये हुनर है, कब से आपने स्टार्ट किया? मुझे बचपन से ही शौक था ड्राइंग का, बट मैं स्टार्ट किया जब मैं 12th क्लास में पहुंचा तो मैंने इस पे हार्ड वर्क स्टार्ट करना किया। सो आज मैं खुद सीख रहा हूं और मैं सेल्फ आर्ट आर्टिस्ट हूं और मुझे लगता है मुझे बचपन से किसी ने ये नहीं बोला होगा कि आप ब्रश कैसे पकड़ें। मैंने सब कुछ सोशल मीडिया से ही सीखा। अच्छा, अगर आपकी तालीम की बात करेंगे, अभी कहाँ तक आप पहुँचे हो? मैंने 12th तो पास किया है और अब मैं यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट में BA कर रहा हूँ। तो मुनीब साहब आपने तो अभी 12वीं जमात तक की, यहाँ पे जो पढ़ाई के बारे में हम देखेंगे तो 12वीं जमात आपने पास की है। मुझे आप ये बता सकते हो कि आज तक आपने सबसे अच्छा चीज़ कौन सा बनाया? मुझे लगता है जो मैंने 2 दिन पहले एक आर्ट वर्क बनाई थी, जो मैंने 1.5 सेंटीमीटर के पत्थर पे बनाई थी, तो ये मेरी फेवरेट आर्ट वर्क है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई और इससे बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया। शाचीगाम राजवार हंदवारा की रहने वाली एक खातून ने अपील की है कि वो एक मुहलिक बीमारी में मुब्तला हैं और उस बीमारी के इलाज के लिए उन्हें कसीर रकम की ज़रूरत है। मुतासरा का कहना है कि उनके जरिया माश न होने की वजह से वो इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाती, लिहाजा अवाम उन्नास से उनकी अपील है कि उनकी मदद की जाए ताकि वो इस बीमारी का इलाज कर सके। हंदवार राजवार शाचीगाम कोरोन ये दोद आज गई जवरी मे स्टार्टस दोद कोरोन कह पोस बेस मे महर बेस मे सोन वोन किस तित कुन लोग वन कुन जमीन कर और योर कह गुजारा कहन तो बस मुसलमान बायन गुजारिश कर कि तम कर मे मदद ताकि बह ग ठीक बह रोज बचन नश। कोता काल को तो बीमार यस गई जवरी क्या दूध छु तो से ब्रेस्ट उन रात डॉक्टर सोबन दोपन इस 7 लाख एमिस 7 रेतन खेनावन कोर्स क्या खेना 7 लाख खेनावन एमिस कोर रेत पत रेत लछस इस 7 रेतन एमिस खेन योर नचन में गुंजाइश कहीं वो अगर बसित इंसानियत मदद में कर तो मे ग ये सिद मे ऑलरेडी नौतवान बच्चे क्या ऑलरेडी इत नौतवान कुस मे तोकन कोर्मुत खुदा सत्रो खुदा बार वो अम अलाव अगर बस मुसलमान बस इंसानियत मे मदद कर मे मज ये अम सुन जान मज बचे। खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।